भोजन के जो अवयव होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उनका पाचन करके ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और ये क्रिया हमारे कोशिकाओं में होता है। इसमें सजीव ग्लूकोज के रूप में भोजन लेता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पाचन करता है। ये फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा का निर्माण होता है इसमें। यह है हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में ये दो फेफड़े हैं। ये हमारा है दायां फेफड़ा, ये है बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े में एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट होते हैं। दाएं फेफड़े में तीन भाग होते हैं, बाएं में एक भाग और दो भाग होते हैं, बाएं में दो भाग होते हैं। इसी प्रकार हृदय में पढ़ेंगे तो हृदय में भी दाएं तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिवलनी होता है और बाएं तरफ द्विवलनी का पार्ट होता है, ये पढ़ेंगे। तो दाएं फेफड़े में तीन भाग होते हैं और बाएं में दो भाग होते हैं। दाएं और मानव के श्वसन तंत्र में के जो और भाग हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं चित्र में है क्या। ये हमारा है कंठ, लैरिंक्स, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप है और ये है उपास्थि। ये हाइलिन की उपास्थि है, ये हाइलिन है, उपास्थि है। ये बीच बीच में ये जो है हाइलिन उपास्थि है। और ये जो वायु नली है, ये जो पाइप आ रही है ये विंड पाइप है, वायु नली। और वायु नली नीचे आकर के दो भागों में बट जाती है, जहाँ विभाजित होती है इसे हम कहते हैं श्वसनी, इसे हम श्वसनी कहते हैं। और इसका जो ऊपर फेफड़े के ऊपर एक आवरण है, इस आवरण को हम कहते हैं प्लूरा। और इसके बीच में जो छोटे छोटे गोले समान संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये है वायुकोष्ठ, इन्हें कहते हैं अल्वियोली। इनकी संख्या 300 मिलियन से भी अधिक होती है। मानव के श्वसन तंत्र में हम देख रहे हैं प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो मानव श्वसन तंत्र नासाद्वार, नासाग्रसनी, कंठ, वायुनली, श्वसनी, फेफड़ा, डायफ्राम। ये डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है, तो ये डायफ्राम ऐसे फूलेगा तो ये डायफ्राम पचक जाएगा। जब फेफड़ा ऐसे फूलेगा तो डायफ्राम सीधा हो जाएगा, पचक जाएगा। और जब फेफड़ा पचकेगा तो डायफ्राम जब फेफड़ा फिर ऐसे अपने शेप में आ जाएगा तो डायफ्राम भी अपने शेप में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ क्या होता है? लैरिंक्स, जो हम ऊपर हिस्सा पढ़े थे। ऐसे तो ऊपर जो हिस्सा था कंठ है। कंठ एक प्रकार का श्वसन अंग है जिसमें वायु की टक्कर होने पर ध्वनि का निर्माण होता है, इसलिए इसे स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स कहा जाता है। कंठ में वोकल कार्ड्स नामक उपास्थि पाई जाती है जो ध्वनि के निर्माण में सहायता करती है। पुरुषों में कंठ बड़ा होता है, इसलिए पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है और तारत्व कम होता है। पुरुषों में कंठ बड़ा होता है, ये आप लोग जान लीजिएगा। पुरुषों में कंठ बड़ा होता है इसलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है, इसलिए पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, आवाज़ मोटी होती है और तारत्व कम होगा। देखिए कंठ बड़ा है इसलिए आवाज़ मोटी, और आवाज़ मोटी माने तारत्व कम होगा। वहीं महिलाओं में तथा बच्चों में कंठ छोटा होता है इसलिए आवाज़ पतली होती है, और अगर आवाज़ पतली होती है तो उनका तारत्व ज़्यादा होता है, तारत्व उच्च होता है। अच्छा, कंठ में वृद्धि क्यों होती है? कंठ में वृद्धि होती है नर हार्मोन के कारण, जो कि पुरुषों में होता है। पुरुषों का कंठ इसलिए बड़ा होता है, तो कंठ में वृद्धि नर हार्मोन के नियंत्रण में होता है। वायुनली, विंड पाइप, यह लगभग 17 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। वायुनली जो वायु को फेफड़े में ले जाने का कार्य करती है। वायुनली में लगभग 8 से 12 सी आकार के उपास्थियों का छल्ला होता है।
सी आकार की उपास्थियों का छल्ला होता है, जिन्हें हम हाइलिन उपास्थि कहते हैं। ऐसे कंठ जब बना था तो उसमें ऐसे 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 जब कंठ था तो उसमें ऐसे ऐसे इसमें सी आकार की कुछ उपास्थियां थी। ऐसे करके था कंठ। ये श्वसनी हो जाएगा, ये वेंट पाइप हो जाएगा। तो ये जो सी आकार की ये जो हड्डियां हैं इन्हें हम हाइलिन उपास्थि कहते हैं। इससे क्या होगा, ताकि ये जो गला है वायुनली को आपस में चिपकने से रोकता है। ये क्या करता है, उपास्थि का उपास्थियों का छल्ला है जिसे हाइलिन उपास्थि कहते हैं। हाइलिन उपास्थि कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, और यह वायुनली को आपस में चिपकने से रोकता है। वायुनली को आगे बढ़कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। वायुनली आगे चल करके ऐसे ऐसे आती है, फिर दो शाखाओं में बट जाती है। इसे हम कहते हैं श्वसनी, जिसे हम श्वसनी या ब्रोंकी कहते हैं। फेफड़ा क्या होता है देखते हैं। लंग्स। मनुष्य में फेफड़े दो जोड़ी होते हैं, जिसमें कुल 5 खंड होते हैं। तो जो दायां होता है, दाएं में 1 2 3 होते हैं, और जो एल होता है लेफ्ट में 1 और 2 होते हैं। इसमें 2 खंड, इसमें 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, इसमें 1 खंड। जो राइट फेफड़ा होता है, उसमें 1 2 3 1 2 3 खंड होते हैं, और जो लेफ्ट फेफड़ा होता है उसमें 1 खंड हो जाएगा और 2 खंड हो जाएगा। फेफड़े का के सबसे बाह्य आवरण को हम प्लूरा कहते हैं। जैसे ये जो फेफड़ा था इसके बाहर एक आवरण था, इसे हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा भी 2 भागों में बटा होता है, लेकिन यह नहीं पूछा जाता है। मनुष्य का फेफड़ा लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारेनुमा संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं या एवियोली कहते हैं। फेफड़े में जो छोटी छोटी संरचनाएं थी, ये 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे हम वायु कोष्ठ कहते हैं। इसे फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। एवियोली को वायु कोष्ठ को फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। डायफ्राम पढ़ते हैं। डायफ्राम भी एक उपास्थि है जो पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से पृथक करती है। डायफ्राम उपास्थि पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से अलग करती है। यह केवल मनुष्यों में पाया जाता है। डायफ्राम केवल मनुष्यों में पाया जाता है। यह फेफड़े और हृदय को सहारा प्रदान करती है। फेफड़े और हृदय को सहारा प्रदान करती है। डायफ्राम फेफड़े और हृदय को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। सांस ग्रहण करने पर डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम, सांस छोड़ने पर डायफ्राम, सांस ग्रहण करने पर डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। सांस ग्रहण करने पर डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, जबकि सांस छोड़ने पर यह समतल हो जाता है। विभिन्न जीवों के श्वसन अंग। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि में श्वसन अंग नहीं पाया जाता, अतः इनमें श्वसन संपूर्ण शरीर के द्वारा ही होता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया में लोगों में एक कोशिकीय, इनमें अलग कोशिका ही नहीं तो अलग अंग कैसे होगा। अतः ये अपने सही शरीर की संरचना से ही सांस लेते हैं। इनमें श्वसन अंग नहीं पाया जाएगा। केचुए में श्वसन कैसे होता है पूछता है, तो केचुए में श्वसन उनकी त्वचा से होता है। नमयुक्त त्वचा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो केचुए में होता है। और जलीय जीव जैसे मछली, टेडपोल, झींगा आदि में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। टेडपोल मेढक जो छोटा होता है तो टेडपोल होता है, बड़ा होता है मेढक हो जाता है।
मेढक में फेफड़े से भी होता है, त्वचा से भी होता है और गलफड़े से भी होता है श्वसन। कीट वर्ग जैसे काकरोच, मच्छर, मक्खी आदि में श्वसन एक नलिका युक्त संरचना के द्वारा होता है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। यह वायु ग्रहण करने के लिए छिद्रों के रूप में खुला रहता है, जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। अब जैसे ये होगा, ये है ये गोलेनुमा संरचना होगी, इसमें एक नलिका पाई जाती है, इसे श्वास रंध्र कहते हैं और इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। मकड़ी तथा बिच्छू में श्वसन बुक लंग्स की सहायता से होता है। पक्षी वर्ग मनुष्य या अन्य स्तनधारी जैसे व्हेल, गाय, भैंस आदि में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। और मेढक में श्वसन त्वचा, गलफड़ा और फेफड़ा तीनों के द्वारा होता है। ये जरूरी जान लीजिएगा, सब जरूरी है, एक लाइन जरूरी है। अब गैसों का संवहन हम पढ़ते हैं कैसे होता है। हमारे शरीर में संवहन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन रुधिर के द्वारा होता है, जिसमें 95% ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा तथा शेष 1.5% ऑक्सीजन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। 95% हीमोग्लोबिन और 1.5% प्लाज्मा के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का देखते निर्माण। हीमोग्लोबिन में हेम प्लस ग्लोबिन, हेम जो होता है आयरन का होता है और प्रोटीन होता है, और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन का बना होता है। हेम आयरन का होगा और ग्लोबिन प्रोटीन का होगा, जिसमें आयरन 5% और प्रोटीन 95% होता है हीमोग्लोबिन में। एक हीमोग्लोबिन अणु जो होता है 4 ऑक्सीजन के अणुओं को, हेम माने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में हेम आयरन वाला भाग है, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन वाला भाग होता है। ऊपर हम समझा दिए हैं, लिख लीजिएगा ऐसे। हीमोग्लोबिन में 5% आयरन यानी कि हेम तथा 95% प्रोटीन यानी कि ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन के एक अणु में आयरन के 4 अणु होते हैं। ग्लोबिन के एक अणु में 4 आयरन के अणु होते हैं तथा एक आयरन 1 ऑक्सीजन के अणु का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के 4 अणु होते हैं और प्रत्येक आयरन का एक अणु ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं और प्रत्येक आयरन 1 ऑक्सीजन का संवहन करता है एक हीमोग्लोबिन का अणु, इसलिए एक हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बराबर ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्योर ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीजन जब तक नहीं था ये इम्प्योर था, जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये प्योर हीमोग्लोबिन हो जाए, प्योर ब्लड हो जाएगा। ये इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड। हीमोग्लोबिन का एक ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणु के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। बस हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पढ़ते हैं CO2 का संवहन। CO2 का संवहन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की तुलना में जल में ज्यादा घुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन इस प्रकार से होता है। प्लाज्मा के द्वारा 7% कार्बन डाइऑक्साइड, 23% कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा तथा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर में होता है। हम नोट देख लेते हैं। ब्लड में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जो कि उत्प्रेरक की तरह व्यवहार भी करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में सहायता करता है। यह सबसे तेज अपक्रिया करने वाला एंजाइम होता है। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अच्छा, कोपॉइजनिंग क्या होता है हम देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कार्बन CO का प्रदूषण हो जाने पर, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषण हो जाने पर हीमोग्लोबिन
CO के साथ अपक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण कर लेता है। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हमारा हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है और इसे हम कोपॉइजनिंग कहते हैं। मतलब वायुमंडल में उपस्थित CO से अभिक्रिया करके हीमोग्लोबिन द्वारा एक प्रकार के विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसे हम कोपॉइजनिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए कार्बोजन के मिश्रण का भाप दिया जाता है या कार्बोजन के मिश्रण का भाप लेना चाहिए, जिसमें 85% ऑक्सीजन तथा 15% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन क्या है? आक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तथा यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। आक्सीय श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है तथा आक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद ऊर्जा, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह होता है आक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन क्या होता है देखते हैं। अनाक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं, और इसका अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल होता है। चलिए लिख भी लेते हैं हम लोग। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। इसके द्वारा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी होता है। अनाक्सीय श्वसन क्या होता है? यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है और यह केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है। नोट देख लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा हार्डवर्क कर लेते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन बराबर मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है बॉडी में और मसल्स टाइट हो जाते हैं, तन जाते हैं, उनमें दर्द हो जाता है। फिर बाद में सही हो जाता है ना, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी तो वो फिर दर्द खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कोई भी आप हार्डवर्क करें, कुछ भी करें, तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है मांसपेशियों में। हमारे शरीर में तो ऑक्सीय श्वसन होता ही है हमारे, लेकिन मांसपेशियों मसल्स में ऑक्सीजन ना पहुँच पाने के कारण सुचारू रूप से अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी। श्वसन से संबंधित कुछ रोगों को हम जान लेते हैं, जैसे तपेदिक या क्षय रोग। इसका कारण होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जाति है और जिसमें ये क्या है, ये जीन्स है या वंश है। माइक्रोबैक्टीरियम वंश है और ट्यूबरकुलोसिस जाति है। इससे टीबी से प्रभावित होगा हमारा फेफड़ा, और इसका उपचार जो होता है BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनल बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनल, प्रभावित अंग फेफड़ा। अब पढ़ते हैं डिप्थीरिया के बारे में, देखते हैं क्या है। डिप्थीरिया कारण बैक्टीरिया है, इसका कारण इसका भी बैक्टीरिया ही होता है। प्रभावित अंग वायुनली और उपचार DPT का टीका।